जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 13 और आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 15 जो कि मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेट करता है, दूसरा लेक्चर हमारा चैप्टर 15 का। प्रीवियस लेक्चर में हमने बैंक्स को डिस्कस किया था, डिफाइन किया था फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी को, बैंक्स को, और कुछ टाइप्स देखी थी बैंक्स की, 4 डिफरेंट टाइप्स। कौन कौन सी? कमर्शियल बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। इन 4 को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फिर फंक्शन ऑफ बैंक्स कि बैंक का फंक्शन क्या होता है, कि बैंक लोन एक्सेप्ट करता है, आगे फिर दूसरों को लोन एडवांस करता है, यानी लोन देना और लोन लेना ये बैंक का काम होता है। और प्लस जाते जाते मैंने आपको डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी समझाया था कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, फिर उस डिस्काउंटिंग उसकी कैसे होती है। डिस्काउंट मीन के फ्यूचर वैल्यू को करंट वैल्यू पे लेकर आना या करंट डेट पे लेकर आना। दिस इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कि 3 महीने के बाद जो पेमेंट हमें मिलनी थी वो अगर आज पैसे हमें मिलते हैं तो कितने पैसे मिलेंगे, बकायदा इसका फॉर्मूला अकाउंटिंग में आप सीखते हैं। तो वो डिस्काउंटिंग हमने की थी और मैंने ये भी बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। फर्दर आपको चैप्टर नंबर 29 में गाइड करूंगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। उसके बाद फिर हमने सेंट्रल बैंक को डिफाइन किया था। सेंट्रल बैंक क्या है? फर्स्ट, सेंट्रल बैंक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता लाइक अदर बैंक्स। इनका ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी है या सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। और ये इसको कहा जाता है फादर ऑफ ऑल बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि इसकी नजर होती है बाकी बैंक्स पे, ये नहीं रेगुलेट होता है बाकी बैंक्स को, आप ये कह सकते हैं जी। इसके फंक्शन कौन कौन से थे? फंक्शन में हमने डिस्कस किया था सोल सप्लायर ऑफ करेंसी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द बैंक्स, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मेरे ख्याल है यही हमने डिस्कस किए थे। आज यहां से फिर शुरू करेंगे। पहले हम फंक्शन, सेंट्रल बैंक के फंक्शन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमारा इस चैप्टर का बड़ा टॉपिक है, ये भी देखेंगे और उस मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स देखेंगे। आपने इससे पहले एक पॉलिसी पढ़ी थी, फिस्कल पॉलिसी देखी है। फिस्कल पॉलिसी के भी टाइप्स थी और कुछ टूल्स भी थे। इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टाइप्स पढ़ेंगे और फिर फर्दर उसके टूल्स भी पढ़ेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव्स, मॉनेटरी पॉलिसी के कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और लिमिटेशंस के साथ मॉनेटरी पॉलिसी का जो बड़ा ये टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, पहले हम सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद पर मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। ये मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ब्रीफली बताया था। ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है और सेंट्रल बैंक वाले इसमें क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को, क्योंकि मनी सप्लाई की वजह से भी हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो उसके लिए सेंट्रल बैंक की ये पॉलिसी है। और इसके टूल्स क्या होंगे? टूल्स से पहले टाइप्स सुन लें कि 2 टाइप्स होंगे। एक ये भी आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी कौन सी होगी? आप चूंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है सेंट्रल बैंक की, ये मनी सप्लाई के साथ लिंक्ड है, तो मैं कॉन्ट्रैक्शनरी के लिखूंगा जिसमें मनी सप्लाई कम हो रही हो और इधर मनी सप्लाई ज्यादा। एक्सपेंशनरी है ना, एक्सपेंशनरी पॉलिसी तो वो होती है जो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए हो, कॉन्ट्रैक्शनरी एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए हो। एग्रीगेट डिमांड और मनी सप्लाई के तो पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा, लोगों की इनकम ज्यादा। तो जब लोगों की इनकम ज्यादा तो लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा, तो जीडीपी एग्रीगेट डिमांड भी मैं कह सकता हूं ज्यादा। तो फिर इसके हम कुछ टूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। अल्लाह करे ये ऑब्जेक्टिव्स वही चैप्टर नंबर 13 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 जो था, ये वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो, अल्लाह करे वही वाले हो। फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स। इन ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है और कैसे कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ये होता है जो 2 चीजों में तजाद से मुराद यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 13 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, और इस तरफ जो है दूसरी तरफ प्राइस स्टेबिलिटी। आप चाहते हैं प्राइस स्टेबिलिटी भी रहे। अब कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, इकोनॉमी ग्रो करे तो प्राइस आपकी स्टेबल नहीं रहेगी, प्राइस आपकी रिड्यूस हो जाएगी, तो इसकी स्टेबिलिटी या प्राइसेस बहुत जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर आप अचीव करना चाहें तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है। अगर आप प्राइस स्टेबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस स्टेबिलिटी है,
और गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करना भी है। तो कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करना चाहते हैं तो आप प्राइस को स्टेबल नहीं रख सकते, दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स भी आज के हमारे इस लेक्चर का हिस्सा होंगे। उसके बाद फिर लिमिटेशंस, जहां पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, ये पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है, तो वो स्कोप से हटके बाकी जो बातें होंगी वो भी इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे होंगे। चाहिए? अच्छा हाँ ले लो। तो ये हमारे आज के टॉपिक में होंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। चलें जी, आ जाओ। चलें जी, पहले चलते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वो रिवाइज करेंगे। आपको पता है कि हमारी आदत है पहले चीज़ों को रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेके चलेंगे। चलें जी, तो शुरू करते हैं। कल हमने यानी प्रीवियस लेक्चर में फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी को डिफाइन किया था। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी क्या है? और फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसको हमने अंडरलाइन करके लिखा था बैंक, थ्रू विच सेवर्स कैन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी बैंक थ्रू विच सेवर्स मीन्स के इंडिविजुअल, जो लोग सेव कर रहे थे इंडिविजुअल, ये वो इंडिविजुअल या हाउस होल्ड भी आप कह सकते हैं, कैन इनडायरेक्टली प्रोवाइड, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कैसे? थ्रू बैंक के जरिए से वो क्या करते हैं? फंड ट्रांसफर करते हैं। किसको? टू बोरोअर्स। तो इस इंटरमीडिएट की उसने एग्जांपल दी है, जैसे बैंक है, म्यूचुअल फंड्स है, पेंशन फंड्स है। देखिए मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, सिर्फ बैंक नहीं, बैंक तो हमारे एक एग्जांपल है ना, बैंक हमारी एक एग्जांपल है, तो ये और भी एग्जांपल है। म्यूचुअल फंड्स भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पेंशन फंड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह है, लेकिन हमें ये क्या होते हैं सर और नहीं पता और जानना जरूरी नहीं है। बस ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मींस के लोगों से पैसे लेते हैं और दूसरे लोगों को पैसे आगे फर्दर देते हैं, तो ये कहलाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और एक इंटरमीडिएरी का ये किरदार अदा करते हैं। उसके बाद बैंक को हमने डिफाइन किया था कि बैंक क्या होते हैं सर? बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस बाय गवर्नमेंट, जिनका काम है लोन लेना और लोन देना। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है लाइसेंस बाय गवर्नमेंट which engage in borrowing and lending, means के receive deposit from general public and give loan to other persons। और आपको पता है कि ये जिनसे लोन लेते हैं उनको इंटरेस्ट पे करते हैं और जिनको लोन देते हैं उनसे इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। अच्छा, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? वो बैंक का प्रॉफिट होता है। हर बैंक जो है, हर बैंक ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और हर बैंक एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन भी है, यानी ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैठे हुए हैं। एक्सेप्ट सेंट्रल बैंक। अच्छा, बैंक के हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी, कमर्शियल बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। सर ये चारों कौन से होते हैं? ये कौन से बैंक होते हैं? कमर्शियल बैंक वो बैंक है, इसकी एग्जांपल देखिएगा, कमर्शियल बैंक्स, मेजर कमर्शियल बैंक इन पाकिस्तान आर एसबीएल, एनबीपी, मिजान बैंक, बैंक अल्फला, एमसीबी, यूबीएल और एलाइड बैंक लिमिटेड जो है। और भी बहुत सारे बैंक्स हो सकते हैं, जितने मुझे ध्यान में आ रहे थे मैंने सारे यहाँ पे लिखे हैं, तो ये वो बैंक हैं। अच्छा, इन बैंक का काम क्या होगा? ये इनका काम रिटेल बैंक भी है और होलसेल बैंक भी है। रिटेल बैंक से सर क्या मुराद है? रिटेल बैंक से क्या मुराद है? रिटेल बैंक कहते हैं विच टारगेट्स जनरल पब्लिक या इंडिविजुअल कस्टम, यानी जो आम लोगों को भी लोन उधार देता हो, या वहां पे लोग जाके अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, या कोई चीज अपने गिरवी रखवाते हैं और उधार लेते हैं, या अदर फाइनेंशियल सर्विसेज अगर उनको रिक्वायर्ड होती हैं तो वो भी देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को गारंटी चाहिए तो वो गारंटर के तौर पे भी ये काम करते हैं। होलसेल्स में कंपनीज जाती हैं, इंडिविजुअल्स नहीं जा सकते, इंडिविजुअल नहीं जा सकते। होलसेल बैंक में सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज जा सकती हैं। तो हर बैंक जो है वो किसी मखसूस तबके के लिए है सोसाइटी के। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल पब्लिक है, वो किधर जाएंगे? वो कमर्शियल बैंक में जा सकते हैं। कमर्शियल बैंक में तो सर दो बैंक्स होते हैं, दो टाइप्स उसकी फर्दर है, एक को हम कहते हैं रिटेल बैंक और दूसरे को होलसेल बैंक। तो रिटेल बैंक वाला जो है वो जनरल पब्लिक के लिए है, इंडिविजुअल कस्टमर के लिए है। लेकिन अगर कोई कंपनी है
तो वो रिटेल बैंक में नहीं जा सकती, वो होलसेल बैंक में जाएगी लोन लेने या अपना अकाउंट ओपन करवाने या इस तरह की किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। जबकि स्पेशलाइज जो बैंक है वो उसके नाम में ही उसका कॉन्सेप्ट है कि किसी स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि एग्रीकल्चर है, हमारे फार्मर भाई, उनके लिए ये स्पेशलाइज्ड बैंक है कि वो जाके ज़राई तरक्याती बैंक, इसमें दूसरे लोग नहीं जाते और ना ही वो कमर्शियल बैंक में जाएंगे, वो सीधा ज़राई तरक्याती बैंक में आएंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को सपोर्ट करती है, इनके लिए इनको जो भी फाइनेंशियल सर्विस की ज़रूरत हो, इसके अलावा कोई बंदा इनके पास नहीं जा सकता। इन्वेस्टमेंट बैंक में जो न्यू एमर्जिंग कंपनीज होती हैं, जो सिक कंपनी होती हैं और जो जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही ना हो, उनको उनके इन्वेस्टमेंट में यानी फंड रेजिंग में, कैपिटल रेजिंग में उनका हेल्प करती है ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स। फंक्शन क्या है सर इसके? रिसीविंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन, डिपॉजिट्स को रिसीव करना, रिसीव के बदले क्या करते हैं वो डिपॉजिट को रिसीव करते हैं तो इंटरेस्ट पे करना होता है, और इसी तरह उन्होंने एडवांस लोन करते हैं तो इंटरेस्ट को रिसीव करते हैं, और डिफरेंस का मैंने आपको बताया था, ये प्रॉफिट कहलाता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या चीज़ है? ये कागज़ का टुकड़ा कि एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के पैसे देने होते हैं तो वो पार्टी लिख के देती है, हाँ बिल्कुल जाओ फलां के पास और वो आपको ये पैसे दे देगा। जैसे ही आप ये कागज़ का टुकड़ा दिखाओगे, उसके एग्जैक्ट अगर वहाँ पे 3 महीने लिखे हुए तो 3 महीने के बाद, 2 महीने लिखे हुए तो 2 महीने के बाद आपको ये पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, जब आपको 3 महीने बाद पैसे मिलने हैं तो आप 3 महीने अगर फॉर एग्जाम्पल इंतजार नहीं कर सकते तो यही कागज़ का टुकड़ा बैंक ले जाएं और बैंक वालों से कहें कि ये 3 महीने बाद जो मेरे पास पैसे आने हैं ये आप रख लो और मुझे आज पैसे दे देना, तो वो जो फ्यूचर वैल्यू को करंट वैल्यू पर लेकर आएंगे, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये 3 महीने के बाद पैसे जो आने हैं वो आप आज लेते हो तो दिस इज कॉल्ड, ये मैंने एग्जांपल दी थी, इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज, और वो अपना कमीशन चार्ज करते हैं। इधर लिखा भी हुआ है, लेकर यही लिखा हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ डॉक्यूमेंट इन विच buyers agree to pay seller an amount early after deducting his commission, पहले ही seller an amount on a future date. If seller needs money before maturity date, he can give it to a bank who will pay him amount early after deducting his commission. This is called discounting. इसको कहते हैं discounting of bill of exchange. फिर हमने सेंट्रल बैंक को डिफाइन किया था। सेंट्रल बैंक इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन whose objective is to achieve economic sustainable economic growth of a country by controlling money supply through मॉनेटरी पॉलिसी। फंक्शन में था कि नोट्स इशुएंस है, सोल सप्लायर ऑफ करेंसी है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो इनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बैंकर टू द बैंक्स यानी सेंट्रल बैंक्स बाकी कमर्शियल बैंक को भी उनकी फाइनेंशियल स्टॉक्स में मदद करता है और डिफिकल्ट टाइम में इनको काउंसलिंग सर्विस यानी कैसे आपने इसको लेके चलना है, आप कितने पैसे आप लोगों को दो, कितने आप अपने पास रखो, आपने कौन से कस्टमर को डील करना है, तो ये है, और आपका इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, दिस इज बैंकर टू द बैंक्स। और यही बैंक जब हर तरफ से जो है वो मायूस होता है तो उस उम्मीद की आखिरी किरण होती है कि वो सेंट्रल बैंक के पास जाता है और सेंट्रल बैंक वाले से कहता है कि अब हम मुश्किल में हैं, हमारी मदद करें। जिससे क्या होगा कि वो उनको पैसे देंगे या लोन देंगे। दिस ब्रिंग ग्रेटर लिक्विडिटी टू द सिस्टम एंड हेल्प्स प्रोटेक्ट डिपॉजिट। तो जिन लोगों ने इनके पास पैसा रखवाया होगा उनके जो डिपॉजिट्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, यानी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इससे इंशाल्लाह। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज रेट कंट्रोल। एक्सचेंज रेट सबसे पहले किसे कहते हैं? एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट कहते हैं, ये शायद पहले भी मैंने बताया था, प्राइस स्टेबिलिटी में ही आया था लफ्ज़ एक्सचेंज रेट का। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी होनी चाहिए। $1 के बदले यानी $1 के बदले कितने पाकिस्तानी रुपीस बाहर जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पर डॉलर कर लेता हूँ, पर डॉलर, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को डिफाइन करते हैं कि ये एक्सप्रेसिंग फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी या लोकल करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ये भी कह सकते हैं आप। तो इसको हम नाम देते हैं एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सचेंज रेट कंट्रोल होना चाहिए। द सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल एक्सचेंज रेट बाय बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी।
अब ये कैसे कंट्रोल करते हैं? ये कभी खरीदते हैं, कभी बेचते हैं, कभी खरीदते हैं, कभी बेचते हैं, यानी कभी डॉलर की डिमांड को इंक्रीज करते हैं, कभी डॉलर की डिमांड को बढ़ाते हैं। तो इस तरह वो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डिमांड है डॉलर, सप्लाई है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम रुपीज 300। और अगर हम चाहते हैं, कि डिमांड ज़्यादा या कम हो, और इसी तरह फॉरेन करेंसी के बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं? डिमांड या सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं डिमांड को बढ़ाता हूँ, तो क्या होगा? प्राइस लेवल विल इंक्रीज। तो मनी सप्लाई को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। हमने कंट्रोल करना हो करें, फिर इसको वापस बढ़ा इंक्रीज करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, डिक्रीज करना हो तो नीचे ले आएंगे। इस तरह सेंट्रल बैंक वाले एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लियरिंग एजेंट फॉर बैंक्स। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मीज़ान बैंक का चेक है, क्या एमसीबी बैंक में जाके कर सकता हूं ये चेक दिखा के? शाबाश, फिर से सवाल सुने। मेरे पास मीज़ान बैंक का चेक है, तो मैं एमसीबी जाता हूं, क्या मैं एमसीबी जाके पैसे विड्रॉ कर सकता हूं? मेरे पास चेक मीज़ान बैंक का है क्या, या मुझे सिर्फ मीज़ान बैंक ही जाना पड़ेगा? क्या मैं ये काम कर सकता हूं? यस, बिल्कुल मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं मीज़ान का चेक ले जाऊं एमसीबी के पास, एमसीबी वाले मुझे पैसे दे दें। मुझे बताएं चेक किसका था? मीज़ान का। पे कौन कर रहा है? एमसीबी कर रहा है। कैसे पता उनको कि मीज़ान क्या इस बंदे का मीज़ान में अकाउंट है और इसके बैंक में पैसे है कि नहीं? इसके बैंक में पैसे है कि नहीं? तो वो क्या करेंगे? पॉज कीजिए। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे मीज़ान बैंक का चेक है, वो क्या हम एमसीबी से विड्रॉ कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि यस, बिल्कुल हम एमसीबी जाके मीज़ान का जो चेक है वो इन कैश करवा सकते हैं। अच्छा, है मीज़ान का चेक एमसीबी में जा रहा है, तो मीज़ान को कैसे पता चलेगा कि इनका अकाउंट है कि नहीं? मीज़ान वाले क्या करेंगे, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, इनका वो अकाउंट नंबर पंच करते हैं, तो जाके इनका पूरा अकाउंट डिटेल आ जाता है। अब ठीक है, ये तो चलो हो गया, ये तो बात समझ में आती है कि चलो पैसे ले लेंगे, लेकिन एमसीबी वाले मीज़ान से कैसे लेंगे? फिर एमसीबी वाले मीज़ान से कैसे लेते हैं, इसका प्रोसीजर सुने कि क्या होता है कि एमसीबी का एक एजेंट मीज़ान बैंक का, ये जाते हैं मीज़ान बैंक, ये जाते हैं सेंट्रल बैंक में। सेंट्रल बैंक में एक टेबल पर ये लोग बैठे होते हैं। इधर ये सेंट्रल बैंक वाले बैठे हुए, ये बैठा हुआ है मीज़ान वाला, और ये बैठा हुआ है एमसीबी वाला। एमसीबी वाला क्या करता है कि इनका चेक इधर रखता है, और सेंट्रल बैंक से कहता है सर ये चेक मुझे मीज़ान बैंक से क्लियर करवाएं। इन्हें कहें कि ये हमने इनके कस्टमर को पैसे दिए थे,
वो अब कस्टमर्स के पैसे जो है वो हमें दे दें। तो सेंट्रल बैंक वाला ये चेक जो है ये क्लियर करवाता है, दिस इज कॉल्ड क्लियरिंग ऑफ चेक। तो ये कौन करवा रहा है? मिजान का एक बंदा करवा रहा है, ये नहीं, सॉरी, ये सेंट्रल बैंक का बंदा करवा रहा है। तो सेंट्रल बैंक को इसीलिए कहा जाता है कि सेंट्रल बैंक क्या है? ये एजेंट है, क्लियरिंग एजेंट है। अगर इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन होती है इंटर बैंक्स, तो क्लियरिंग एजेंट फॉर बैंक्स, दूसरे बैंक्स के लिए अगर कोई चेक है तो वो भी क्लियर करवाता है। एज ऑल कमर्शियल बैंक्स हैव अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक when undertaking transaction with each other, यानी बैंक्स आपस में जो ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, they do so within the central bank, तो सेंट्रल बैंक में करते हैं। reducing the necessity of transferring cash, यानी वो उनको ये नहीं होता कि मिजान बैंक वाले कुछ कैश लेके जा रहे हो और एमसीबी वालों को दे रहे हो, ऐसे नहीं होता। बस सारे बैंक्स का अकाउंट होगा सेंट्रल बैंक में, सेंट्रल बैंक वाले को ये देंगे, सेंट्रल बैंक वाले ऑटोमेटिकली कैश ट्रांसफर करवा देते हैं। और इसके बाद आखिरी कॉन्सेप्ट है हमारा इसका, यह है कस्टोडियन ऑफ मॉनेटरी रिजर्व, के सेंट्रल बैंक वाले एक्ट करते हैं एज अ कस्टोडियन, यानी जो मॉनेटरी रिजर्व हैं जैसे कि गोल्ड है या फॉरेन करेंसी है, ये सेंट्रल बैंक के इस कस्टडी में उनके कंट्रोल में होता है। बाकी कमर्शियल बैंक के पास ये हम नहीं रखवाते, ये सेंट्रल बैंक में ही आता है, सेंट्रल बैंक में पड़े होते हैं। तो ये थे फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक की तरफ, जो कि रिलेट करता है किससे? मॉनेटरी पॉलिसी से। मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स टूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स टूल्स। अगेन सबसे पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी को डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर इसकी दो टाइप्स देखेंगे, फिर टूल्स की तरफ जाएंगे। फिस्कल पॉलिसी को भी हमने डिफाइन किया था कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है? एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। कैसे? थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी है यूजिंग वैरायटी ऑफ टूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी इज टू इन्फ्लुएंस सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट विद इन इकोनॉमी टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड। किस लिए? अगेन वही बात लेके हुए, एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लेकिन इस बार कैसे? मनी सप्लाई के थ्रू। कैसे? मनी सप्लाई के थ्रू। एग्रीगेट गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन नहीं, बल्कि मनी सप्लाई को चेंज करके। ठीक है ना? मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी पॉलिसी, किसकी पॉलिसी है? सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है। किसकी पॉलिसी है ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है। ऐसी पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट के, ये सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक वाले मनी सप्लाई को यानी क्रेडिट को इन्फ्लुएंस करते हैं। किस लिए? टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को चेंज करने के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। अगेन मेरा वही सवाल कि एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है, बात तो समझ आती है। डिक्रीज का मकसद क्या होगा? अगर तो कोई इन्फ्लेशनरी प्रेशर है तो उस सूरत में हमने एग्रीगेट डिमांड को कम करना होता है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। अब ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर मनी सप्लाई की वजह से आया कैसा होगा कि जब मनी सप्लाई ज्यादा तो लोगों की इनकम बढ़ जाती है। लोगों की इनकम ज्यादा तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी ज्यादा होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे और इन्वेस्टर जो है वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। तो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन चूंकि इसकी वजह से बढ़ गई, तो ये जो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन है, मुझे बताएं क्या ये एग्रीगेट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स नहीं थे? ये तो हमने डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा था ना, एग्रीगेट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से थे? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। और मैंने बताया था किसी भी कॉम्पोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड को आप इंक्रीज करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड के साथ क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड कर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर इस वक्त ये डिमांड कर्व है, एग्रीगेट डिमांड, ये शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई है, तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कर राइटवर्ड शिफ्ट होगा, कॉजिंग इंक्रीज इन सप्लाई। अब ये इनिशियल इक्विलिब्रियम था, ये E1 हो जाएगा, ये होगी हमारी प्राइस इंक्रीज। तो ये प्राइस में इजाफा जो है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करना पड़ेगा, तब ही हम इन्फ्लेशन पे काबू पा सकते हैं। ठीक है, कुछ बात समझ आई? अच्छा, एक्सपेंशनरी पॉलिसी एग्जैक्टली बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। एक्सपेंशनरी ये है टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इट कैन बी आइदर एक्सपेंशनरी पॉलिसी और कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मींस यूज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी थी एक्सपेंशनरी। एक्सपेंड का मतलब ही यही है ना, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना। और अगर एग्रीगेट डिमांड को आपने कम करना हो तो दिस वुड बी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी ये आपके सामने है। ये फिस्कल पॉलिसी में भी सेम डायग्राम, मॉनेटरी पॉलिसी में भी सेम डायग्राम, कोई फर्क नहीं है। दो टाइप्स, ये उधर भी यही थी, इधर भी टाइप्स यही है। अब वक्त आ गया है इसके टूल्स को आइडेंटिफाई करने का, स्टडी करने का कि टूल्स क्या है। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये है टूल्स, ये कहलाते हैं टूल्स, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, या इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं आप, या क्वालिटेटिव कुछ कंट्रोल्स भी आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स लिखा हुआ है, पता नहीं क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, लेकिन चले देखते हैं, हम इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। हम मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं मनी सप्लाई के जरिए। एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना हो, यानी कभी हमने एक्सपेंशनरी पॉलिसी, हम चाहते हैं एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो, तो हमारी पॉलिसी कौन सी होगी? एक्सपेंशनरी पॉलिसी। अगर हम एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करना चाहें तो हमारी पॉलिसी होगी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। एक पॉलिसी एक्सपेंशनरी होगी, दूसरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होगी। अब ये जिसकी जरूरत हमें होगी वही काम हम करेंगे। अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी हमें चाहिए, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज होनी है, तो जिसकी जरूरत है हम वो देखेंगे। अब इसको डिस्कस करते हैं टूल्स को। नंबर 1, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या मतलब है? ओपन मार्केट ऑपरेशन का अंडरलाइन करेंगे आप लिखें सेल या परचेज ऑफ टमाटर। टमाटर का सेल परचेज है ये, टमाटर की सर सेल परचेज, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है। अब सुने, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं टमाटर खरीदता हूं, टमाटर यानी मैं परचेज कर रहा हूं, तो क्या होगा? टमाटर परचेज कर रहा हूं तो पैसे पे करने पड़ेंगे, पे करने हैं, पैसे पे करने पड़ेंगे ना। तो बताएं, जब मैं पैसे पे करूंगा, यानी सेंट्रल बैंक वाले जब पैसे पे करेंगे तो क्या होगा? मुल्क में मनी सप्लाई का इजाफा होगा कि नहीं होगा? मनी सप्लाई ज्यादा, तो जब मनी सप्लाई ज्यादा तो लोगों की इनकम भी ज्यादा, लोगों की इनकम ज्यादा तो एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा। तो मुझे बताएं, अगर आपने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो तो क्या करेंगे? अगर आपने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो तो टमाटर परचेज करेंगे ताकि इकोनॉमी में पैसा चला जाए। अगर आपने इकोनॉमी को रिड्यूस यानी एग्रीगेट डिमांड को कम करना हो तो फिर उस सूरत में क्या करेंगे? आप ऐसा करेंगे कि जो टमाटर आपके पास थे उस टमाटर को आप सेल करेंगे। तो जब आप टमाटर सेल करेंगे तो पैसा आएगा। तो जब पैसा आएगा मार्केट में, यह है मार्केट की बात हो रही है, मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा? पैसा खत्म हो जाएगा ना, मार्केट से पैसा खत्म हो जाएगा। सारे पैसे अगर सेंट्रल बैंक के पास आ रहे हैं तो मार्केट में तो पैसे नहीं होंगे। बताएं, जब मार्केट में पैसे नहीं होंगे तो लोगों की इनकम क्या होगी? कम। लोगों की इनकम कम तो एग्रीगेट डिमांड भी कम।
तो मुझे बच्चों ये बताएं कि अगर एग्रीगेट डिमांड को मैंने रिड्यूस करना हो तो मेरे पास कौन सी पॉलिसी है कि मैं क्या करूं, टमाटर बेच दूं। अगर मैंने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है तो मैं क्या करूं, टमाटर खरीद लूं। क्योंकि मैं जब खरीदता हूं तो पैसे जाते हैं, पैसा मार्केट में जाएगा, उससे एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। लेकिन अगर मैंने एग्रीगेट डिमांड को कम करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टमाटर खरीदने पड़ेंगे। ये जो है ना ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये यही सेम कॉन्सेप्ट है, यही सेम कॉन्सेप्ट है। ओपन ऑपरेशन कहते हैं कि मार्केट में सेल परचेज करना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस द सेल एंड परचेज ऑफ टमाटर बाय द सेंट्रल बैंक इन द ओपन मार्केट। अब अगला जो पहले पैराग्राफ है वो आपको समझ आ जाएगा, वो आपको पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा अगर आपको ये वाली सारी कहानी समझ आ गई तो। इफ सेंट्रल बैंक वांट्स टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, भाई हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, मुल्क में मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे कम करेंगे, क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कम करेंगे। अगर तो हम चाहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या हो, ज्यादा हो, तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा तो मनी सप्लाई मुझे बढ़ाना पड़ेगा। मनी सप्लाई कैसे बढ़ाऊंगा, मैं क्या करूंगा, यानी ये टमाटर खरीदूंगा, परचेज करूंगा तो पैसा मुल्क में जाएगा, इकोनॉमी में। इट विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम डीलर एंड कमर्शियल बैंक इन द मार्केट। और आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो है फॉरेन करेंसी यानी डॉलर या फिर गोल्ड। तो मैं फिर उस सूरत में गोल्ड खरीदूंगा। इन रिटर्न सेंट्रल बैंक पे देम व्हिच इंक्रीज द मनी सप्लाई इन अ मार्केट एंड as cash in hand of commercial bank increases their ability to create money increases since aggregate demand economy increase। अगर डिक्रीज करना हो तो बस इसको उल्टा दें, डिक्रीज करना हो तो इसको उल्टा दें, बस इतना ही आसान है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यानी टमाटर को, और ये आपको पता है कि गोल्ड है या फिर फॉरेन करेंसी है, इसको खरीदते या बेचते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में। अगर तो हमने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो तो मनी सप्लाई ज्यादा होना चाहिए, मनी सप्लाई ज्यादा होगा, मनी सप्लाई ज्यादा तो एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा, मनी सप्लाई ज्यादा तो एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा, यानी लोगों की इनकम ज्यादा हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा। चले रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं कि रिजर्व रिक्वायरमेंट्स किसे कहते हैं। रिजर्व रिक्वायरमेंट है कितने पैसे अपने पास रखने हैं कमर्शियल बैंक ने। कमर्शियल बैंक ने लोग इनके पास पैसे जमा करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है वो कोई बंदा आता है और वो पैसे जमा करवाता है, 1000 उसने मेरे पास जमा करवाया, ये बैंक है, बैंक में के पास जमा करवाता है। बैंक वाले इसका 30% अपने पास रखते हैं, 70% इकोनॉमी में देते हैं। इसको ये 30% अपने पास रखा, दिस इज कॉल्ड रिजर्व रिक्वायरमेंट RR, और ये अगले बैंक में चला गया या बंदे के पास चला गया। मुझे आप बता सकते हैं कि इकोनॉमी में पैसे कितने परसेंट जा रहे हैं, 70%। मीन्स के 1000 में 700 जो है वो इकोनॉमी में चला गया और 300 क्या हो गया, बैंक वाले ने अपने पास रखा, सेव कर लिया, बैंक वाले ने सेव कर लिया पैसे अपने पास। तो मुझे ये बताएं कि अगर हमने मनी सप्लाई को बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे नेक्स्ट बैंक में ट्रांसफर करवाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम करेंगे। अभी तक हम 30% अपने पास रख रहे थे ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि 20% सिर्फ अपने पास रखेंगे, बाकी 80% जो है वो
नेक्स्ट बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह हमारा 800 क्या हो जाएगा, उसमें जाएगा मनी सप्लाई में, और 200 रिजर्व रहेगा। तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो तो रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम करना पड़ेगा। रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम करना, अगर हमने एग्रीगेट डिमांड को कम करना हो तो फिर रिजर्व रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बैंक अपने पास रख सके। ठीक है, आप पढ़े। On direction of central bank, commercial bank have to keep a certain percentage of their deposits as reserve. अगर तो if central bank wants to increase aggregate demand, it will decrease the reserve ratio which is required to be kept by commercial bank. If this reserve is decreased, commercial bank will have more money to increase and level of loans that will give up to public. Credit multiplier छोड़ें, नेक्स्ट इसके बाद आखिरी लाइन है, मनी सप्लाई विल इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विल आल्सो इंक्रीजेस इन इकोनॉमी, इससे ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। ये दूसरा टूल था हमारा। दो टूल्स हमने पढ़े, कौन कौन से? पहला ओपन मार्केट ऑपरेशन, दूसरा शाबाश ओपन मार्केट ऑपरेशन, और दूसरा रिजर्व रिक्वायरमेंट। नंबर थर्ड है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट पॉज कीजिए। जी नेक्स्ट आगे चलते हैं। डिस्काउंट रेट है या बैंक रेट पॉलिसी। अच्छा, प्रीवियसली अभी मैंने आपको जैसे बताया कि जो स्टेट बैंक है ये फादर ऑफ ऑल बैंकिंग सिस्टम है। बाकी जितने भी बैंक्स हैं उनको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इधर उधर देखते हैं। इधर उधर से मुराद ये है कि वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, लेकिन अगर उन्हें कोई रास्ता नजर ना आए तो फिर वो क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक जाते हैं। अच्छा, अब जब इन्होंने देखा, और सेंट्रल बैंक भी उस मुश्किल हालत में उनकी हेल्प करता है जरूर। अब अगर इनको प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल या लिक्विडिटी का इशू हो, तो फिर ये सेंट्रल बैंक में जाते हैं। सेंट्रल बैंक वाले क्या करते हैं कि सेंट्रल बैंक वाले इनको मैंने आपको बताया था कि मशवरा भी देते हैं और लोन भी प्रोवाइड करते हैं। लोन भी कि कुछ पैसे उनके पास रखवा देते हैं और आप जो है वो इसको यूज करें, अपनी लिक्विडिटी बेहतर बनाएं, और ताकि जो सेवर्स हैं, जिन लोगों ने आपके पास पैसे रखवाए हुए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बैंक को जो सबसे बड़ा मसला होता है वो किस चीज से होता है कि रेपुटेशन का। अगर किसी सेवर ने, उनके पास अकाउंट होल्डर ने पैसे रखवाए हुए हैं और वो आता है पैसे लेने और आपके पास पैसे नहीं होते, तो उस ये जो हालात है ये बैंक के कहा जाता है कि ये मुश्किल हालत है कि यहाँ पे बैंक को सरवाइव करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट कम हो जाएगा। तो जब आपने सेवर का ट्रस्ट जो है वो खराब किया तो फिर आप जो है वो आगे इसको लॉन्ग टर्म में सरवाइव नहीं कर सकते। सो अभी हमें लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हैं, हम क्या करते हैं, हम सेंट्रल बैंक में जाते हैं। सेंट्रल बैंक वाले कहते हैं हम आपको क्या करेंगे, हम आपको लोन देंगे। सेंट्रल बैंक वाले हमें लोन देते हैं और लोन के बदले वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, पर ये इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट नहीं है जो कमर्शियल बैंक वाले चार्ज करते हैं टू इट्स कस्टमर। ये कमर्शियल बैंक का इंटरेस्ट नहीं है जो वो अपने इंडिविजुअल कस्टमर को चार्ज करता है। तो सर ये क्या है, इस इंटरेस्ट को कहा जाता है डिस्काउंट रेट, या चूंकि ये खास कमर्शियल बैंक्स के लिए है तो इसको हमने बैंक रेट का नाम भी दिया है। आप पढ़ें, आप पढ़ें जरा, पढ़ें देखें क्या यही लिखा हुआ है। देखिए, डिस्काउंट रेट इज द रेट एट विच अ सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन्स टू कमर्शियल बैंक। लोन टू कमर्शियल बैंक यानी सेंट्रल बैंक वाले जो कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं उस सूरत में जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं
उसको हम इंटरेस्ट नहीं कहेंगे, वो वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये है क्या, डिस्काउंट रेट या बैंक रेट होता है, ये डिस्काउंट रेट या बैंक रेट होता है। अच्छा, ट्रीटमेंट इसकी भी वैसी होगी, ट्रीटमेंट इसकी वैसी होगी, जैसे देखते रहें। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अब मैं पूछूंगा आपसे सवाल, आपने मुझे बताना है, मुझे बताइएगा कि ये जो डिस्काउंट रेट है, ये जो डिस्काउंट रेट है, ये है तो इंटरेस्ट रेट की तरह ही, है तो इंटरेस्ट रेट की तरह। डिस्काउंट का मतलब ये नहीं है कि कितनी कमी, जैसे यूजुअली हमें चीजों पे, गुड्स पे डिस्काउंट मिलता है, ये वो वाला डिस्काउंट नहीं है, ये इंटरेस्ट रेट है बेसिकली, ये बैंक का रेट है कि जो उन्होंने पे करना है किसको, सेंट्रल बैंक को, क्योंकि ये लोन ले चुके हैं ना, तो लोन के बदले जो भी अमाउंट हम पे करते हैं वो हमारा इंटरेस्ट एक खर्चे की तरह होता है। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल बैंक वाले कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं, अब इस लोन अमाउंट की परसेंटेज है 15%, 15%। तो मुझे बताएं, अगर 100 रुपए का लोन दिया है तो कमर्शियल बैंक वाले सेंट्रल बैंक को कितना पे करेंगे, 115 साल के बाद। क्यों, क्योंकि 15% क्या होगा, डिस्काउंट रेट होगा। यूजुअली ये मार्केट रेट से कम का ही होता है, यूजुअली मार्केट रेट से कम होता है प्रैक्टिकली, लेकिन समझाने के लिए 15%। अच्छा, मुझे बताएं, अगर अब हम तो मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं ना, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करना है, मींस के इंक्रीज या डिक्रीज करना है। तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी यानी सेंट्रल बैंक वाले चाहें कि हमने क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, तो मुझे बताइएगा कि हमें क्या करना पड़ेगा। हमें, ये चूंकि इंटरेस्ट की तरह है, ये चूंकि किसी इंटरेस्ट की तरह है, और हर इंटरेस्ट जो है वो एक खर्चा होता है, ये क्या, खर्चा होता है। तो मुझे बताएं कि अगर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो तो मैं क्या करूं, इंटरेस्ट रेट को, इस इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं। मुझे बताएं, जब हमें चीज महंगी मिलती है तो हम चीजें कम खरीदते हैं, जब चीजें सस्ती मिलती है तो ज्यादा खरीदते हैं। बताएं, कमर्शियल बैंक को अगर ये 15% पे मिलेगा तो उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, अगर तो ये रेट 25% हो जाए, बताएं आप क्या करेंगे, जब 25% हो जाए तो 125 पे करना पड़ेगा ना, तो कितना पे करना पड़ेगा, 125। बताएं कौन सा ज्यादा होता है, 125। बताएं क्या वो ज्यादा पे कर सकते हैं, नहीं पे कर सकते, नहीं पे कर सकते, नहीं पे कर सकते, तो वो लोन नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे। बताएं शाबाश, अगर 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 ये 105 हो जाए तो 115 रुपए वाली चीज के लिए 105 दे रहा हूं, ओए भाई ले लो ले लो ले लो, ये लूंगा मैं। तो बताएं शाबाश, अगर मैंने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा। बट दिस इज नॉट अ यूजुअल इंटरेस्ट रेट, इसका नाम है एक्चुअल में डिस्काउंट रेट। मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट रेट को कम करना पड़ेगा। तो जब डिस्काउंट रेट कम, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, इसलिए मैंने लफ्ज डिस्काउंट के साथ कॉन्सेप्ट नहीं आपको समझाया, सिखाया मैंने इंटरेस्ट रेट के साथ ही है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट से आपको बात समझ आती है, लेकिन इसका नाम इंटरेस्ट तो नहीं है, ये है तो एक्चुअल में डिस्काउंट ही। अगर मैं आपको डिस्काउंट के साथ ही ये समझाता, डिस्काउंट के साथ ही सिखाता, तो आप कंफ्यूज होते, क्योंकि डिस्काउंट तो जितना ज्यादा होता है हम चीज खरीदते हैं। मैंने लिखा कि डिस्काउंट कम, डिस्काउंट नहीं है ये वो वाला चीज पे डिस्काउंट मिलने वाला डिस्काउंट नहीं है ये, ठीक है। बात उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि है तो ये इंटरेस्ट ही ना, है तो हमारा ये खर्चा ही ना, तो ये एक्चुअली डिस्काउंट रेट मींस के इंटरेस्ट रेट ही है। तो सिर्फ डिस्काउंट के साथ आपको नहीं समझाया, आपने भी इसको ऐसे ही नोट करना है और ऐसे ही इसको अंडरस्टैंड करना है कि डिस्काउंट रेट को बिल्कुल अंडरलाइन करके लिख लें, ये तो इंटरेस्ट रेट है जो कमर्शियल बैंक वाले पे करते हैं, किसको, सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल बैंक को। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये वो वाला डिस्काउंट नहीं है, ये इंटरेस्ट रेट है, ये इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, अगर तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो तो डिस्काउंट रेट को कम करो,
अगर एग्रीगेट डिमांड को कम करना हो तो क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट रेट या बैंक रेट को बढ़ाएंगे। क्यों? ताकि ज्यादा पैसे पे करने की वजह से वो हमसे लोन ही ना लें। तो जब लोन नहीं लेंगे तो बताएं, ये लोन, इनके पास पैसा आएगा नहीं, तो जब पैसा आएगा नहीं तो वो आगे किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, आगे ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। बताएं, तो जब ट्रांसफर नहीं कर सकते तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगा कि नहीं होगा? तो इससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मनी सप्लाई कम तो लोगों की इनकम भी कम, तो जब लोगों की इनकम कम तो लिविंग स्टैंडर्ड भी कम। तो ये सारी चीजें मनी सप्लाई से लिंक करती हैं। ठीक है, क्या हमें बात समझ आ गई है? चले इधर से पढ़ें और मुझे बताइएगा क्या यही लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा अभी? लग रहा यही हो। चले जी, इफ अ सेंट्रल बैंक वांट्स टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड इट विल डिक्रीज द डिस्काउंट रेट। हमने भी ये लिखा था ना, इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा, वी विल डिक्रीज डिस्काउंट रेट। कमर्शियल बैंक्स विल बी इनकरेज टू बोरो मोर। देखे ना, डिस्काउंट रेट जिन इंटरेस्ट रेट जब कम है तो विल बी इनकरेज टू बोरो मोर, दिस बोरिंग इंक्रीज देयर रिजर्व्स एंड कमर्शियल बैंक हो मोर मनी टू, किसी को देना उधार, टू जनरल पब्लिक। फर्दर इफ डिस्काउंट रेट इज डिक्रीज, यानी उसको उल्टा रहा है एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड टूल है। सबसे पहले हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन को डिस्कस किया। नंबर 2 पे क्या था, रिजर्व रिक्वायरमेंट। नंबर 3 पे ये है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट की ये वर्किंग बच्चों आप लोगों ने सारी लिख लेनी है ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। नंबर 4 क्रेडिट रेशनिंग। क्या क्रेडिट रेशनिंग है? क्रेडिट रेशनिंग ये क्या है, फिक्सेस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन विच कैन बी इशूड बाय ईच कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक वाले, चूंकि ये सारे बैंक्स जो है वो सेंट्रल बैंक के अंडर आते हैं, तो सेंट्रल बैंक वाले कमर्शियल बैंक से कह सकते हैं, यानी वो ये कह सकते हैं एमसीबी वालों आप 5 मिलियन से ज्यादा लोन नहीं दे सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इससे ज्यादा लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा। तो अगर ये एग्रीगेट डिमांड को कम करना हो तो बताएं क्या करें, मैक्सिमम लिमिट को क्या कर दे, कम करें। अगर बढ़ाना हो एग्रीगेट डिमांड को, यानी मनी सप्लाई को बढ़ाना हो, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो तो क्या करें, मैक्सिमम लिमिट को बढ़ा दें, 5 से 8 कर दें, 5 से 8 कर दें, 5 से 10 कर दें, यानी 5 से बढ़ा दें। इससे क्या होगा, इससे मनी सप्लाई बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड विल आल्सो इंक्रीजेस। तो ये हमारे 5 टूल्स हो गए, सॉरी 4 टूल्स हो गए। 4 टूल्स कौन से, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और ये रिजर्व रिक्वायरमेंट, डिस्काउंट रेट पॉलिसी, क्रेडिट रेशनिंग, ये 4 थे। ये सिर्फ 4 नहीं, और भी हैं। और देखें नेक्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये भी टूल्स हैं, ये देखिए ये भी टूल्स है। अच्छा, उसके साथ लिखा हुआ था क्वांटिटेटिव टूल्स, इसके साथ लिखा हुआ है क्वालिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव कंट्रोल्स। ये बाइफरकेशन जो है वो आई कैप ने नहीं की, ये जस्ट मैंने की है। पता नहीं क्यों अपने लिए शायद मैंने की है, आप छोड़ें इसको। आपने तो एज इट इज ये सारे याद करने ना, आर्ट के जितने भी हैं वो आपने सारे याद करने। आपके लिए क्या क्वालिटेटिव क्या क्वांटिटेटिव। मार्जिन रिक्वायरमेंट किससे कहते हैं? अच्छा, छोड़ें पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट को इधर आए। मुझे बताएं कि जब हम लोन लेते हैं
तो हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाते हैं। लोन लेते हैं तो हम सिक्योरिटी के तौर पे कुछ चीज डिपॉजिट करवाते हैं। यानी जैसे आपने लोन लेते हैं किसी दोस्त से, तो वो कहता है भाई मुझे अपना फोन तब तक दे देना, या किसी से कोई चीज उधार लेते हैं तो वो हमारा CNIC ओरिजिनल रख लेता है। तो इस तरह जो है वो जब हम लोन लेते हैं तो वो हमसे, तो बैंक वाले क्या करते हैं, सिक्योरिटी, वो कहता है हमारे पास डिपॉजिट करवाओ, हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाओ। अच्छा, अब मुझे लोन चाहिए था फॉर एग्जांपल 10 लाख का, बैंक वाले कहते हैं 12 लाख की सिक्योरिटी ले आओ। मैं कहा 12 लाख मेरे पास सिक्योरिटी होती है, 12 लाख मेरे पास कुछ होता तो मैं आपके पास आता लोन लेने। अगर मेरे पास 12 लाख होता तो मैं 10 लाख का लोन लेने आपके पास आता। तो 12 लाख है नहीं, इसलिए तो आया हूं। तो अच्छा, अब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है। अब ऑब्जेक्टिव देखें, अब ऑब्जेक्टिव देखें, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है तो क्या करना होगा, हमें मनी सप्लाई बढ़ाना होगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है तो मनी सप्लाई को बढ़ा दो। मनी सप्लाई कैसे बढ़ा सकता हूं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोन देके। तो अगर मैं 12 लाख सिक्योरिटी उससे रिक्वायर करूंगा तो क्या वो लोन ले सकता है, नहीं लेगा। वो कहेगा तो मेरे पास 12 लाख है तो मैं क्यों। तो हम क्या करेंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट को कम करेंगे। हम जब सिक्योरिटी डिपॉजिट, हम से कहेंगे कि भाई ले आओ कोई 2 लाख की चीज ले आओ, 2 लाख की चीज ले आओ, तो 12 की जगह पे 2 लाख। अब हाँ बिल्कुल वो खुशी खुशी आ सकता है, वो कहेगा 2 लाख की जगह 2 लाख के मुकाबले 12 लाख मिल रहा है, 10 लाख मिल रहा है, तो मैं क्यों ना लूं, मैं क्यों ना लूं। वो जरूर लेगा, वो जरूर लेगा। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि मनी सप्लाई विल इंक्रीज, मनी सप्लाई विल इंक्रीज, मनी सप्लाई इंक्रीज तो एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा। अब देखिएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट, देखिए मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में वो कह रहा है कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज रिसीव्ड बाय बैंक एंड अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाय बैंक। यानी कितनी सिक्योरिटी आपने ली है और कितना लोन दे रहे हैं। अगर तो सिक्योरिटी बहुत थोड़ी होगी तो लोग लोन लेने आएंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आप आगे डिमांड रखते हो तो फिर लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा लोन लेना। तो फिर बताएं शाबाश, अगर हमने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो, अच्छा मैं ये क्यों कर रहा हूं, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो। बच्चों ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ, ये देख ले, ये लिखा हुआ है इन्फ्लुएंसिंग एग्रीगेट डिमांड। हमने एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करना है, मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ रहे हैं। इन्फ्लुएंसिंग एग्रीगेट डिमांड का मतलब यही होता है, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना, एग्रीगेट डिमांड को कम करना। कभी जरूरत पड़ती है एक्सपेंशनरी की, कभी जरूरत पड़ती है कॉन्ट्रैक्शनरी की, तो इसमें मैं यही तो काम कर रहा हूं। तो हर एक टूल में, हर एक पॉलिसी में मैं देखता हूं कि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा, कम करना हो तो क्या करना पड़ेगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट, अच्छा अब मुझे आप बताइएगा, अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है, क्या करूं, सिक्योरिटीज को रिड्यूस कर दूं, सिक्योरिटीज को रिड्यूस कर दूं। एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, रिक्वायर्ड सिक्योरिटीज को बढ़ा दूं, इस तरह हो सकता है। सेंट्रल बैंक में चेंज दिस मार्जिन रिक्वायरमेंट डेफिनेटली, फिर वो अपने एग्रीगेट डिमांड यानी पॉलिसी के मुताबिक देखेगा कि अगर कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी है तो फिर क्या करेंगे, वो सिक्योरिटीज को, कॉन्ट्रैक्शनरी है मींस कि एग्रीगेट डिमांड को कम कर रहे हैं, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे। एक्सपेंशनरी पॉलिसी चाहते हैं यानी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाहते हैं तो वो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे, यानी इस डिफरेंस को क्या करेंगे, फिर बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है मॉरल परसुएशन। मॉरल परसुएशन है, जैसे आपने देखा होगा, मॉरली परसूट करना मींस किसी को बातों से कन्विंस करना, उसको अखलाकी तौर पे उससे बिठाना, उससे समझाना। जैसे हम बाइक ड्राइव करते हैं, तो बाइक ड्राइव करते हैं तो रोजाना हमें, वो जिसने हमें बाइक बेची है वो हमें कॉल नहीं करता, भाई आज सुबह आपने बाइक चलानी है, निकालनी है घर से तो इधर एहतियात से चलाइएगा, ट्रैफिक ज्यादा होगी, हेलमेट का इस्तेमाल करें। बल्कि वो टैंकी के ऊपर जो है वो एक स्टिकर, उस पे सारा कुछ लिखा होता है कि चलाने से पहले आपने ये एहतियाती तदबीर जो है वो इसको फॉलो करना है।
मींस के पहले वो आपको मोरली परसूट करते हैं, आपको वो कन्विंस करते हैं कि यह एहतियाती तदबीर है। आपकी साइंस होते हैं, डिफरेंट सिंबल्स आपके सामने होते हैं, आप उसके मुताबिक जो है वो अपनी बाइक चला रहे होते हो। तो ये मोरल परसुएशन है। सेंट्रल बैंक वाले भी ऐसे ही करते हैं। सेंट्रल बैंक वाले कमर्शियल बैंक वालों को बिठाते हैं, उन्हें कहते हैं ऐसे है, आप लोगों ने ये करना है, आप लोग जो है हमारी पॉलिसी के मुताबिक अपनी पॉलिसीज को डिजाइन करें। पॉज कीजिए। तो सेंट्रल बैंक वाले भी क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक वाले कमर्शियल बैंक को मोरली कन्विंस करते हैं टू टेक स्पेसिफिक स्टेप्स दैट आर अलाइंड विद हमारी पॉलिसी, दैट आर अलाइंड विद हमारी पॉलिसी। तो सेंट्रल बैंक के भी मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो भी इनसे कहते हैं कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक आप लोग भी अपनी पॉलिसी डिजाइन करो। क्योंकि मुझे बताएं, अगर सेंट्रल बैंक वालों के मुताबिक पॉलिसी हमारी ना हो तो इसका क्या नुकसान होगा? सेंट्रल बैंक वाले एग्रीगेट डिमांड को कम करना चाहेंगे, जबकि कमर्शियल बैंक्स वाले लोन पे लोन दिए जा रहे हैं, लोन पे लोन दिए जा रहे हैं। बताएं शाबाश, अब क्या होगा? अब दोनों, अब क्या सेंट्रल बैंक की ये पॉलिसी जो है वो कामयाब हो सकती है? नहीं, फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके साथी भी इनका साथ दे ही नहीं रहे। दिस कैन बी डन थ्रू पर्सनल डिस्कशन एंड बाय इशूइंग नॉन ऑब्लिगेटरी डायरेक्टिव्स। नॉन ऑब्लिगेटरी मींस कि उनके ऊपर लाजिम नहीं होगा, उसको कहते हैं, छोड़ने पर ये मुश्किल लफ्ज है। आगे कहता है दिस इज नॉट एन इजी इंस्ट्रूमेंट, हाउएवर इट इज स्टिल एन इंपॉर्टेंट वन। लिखा है नॉन ऑब्लिगेटरी। चलें सुन लें। नॉन ऑब्लिगेटरी का मतलब यह है कि उनके ऊपर ये बात, इसको फुलफिल करना ये लाजमी नहीं है, क्योंकि हर बैंक की अपनी पॉलिसीज हुआ करती हैं, अपनी पॉलिसीज अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी वो सेट कर सकते हैं। ये भी कह सकते हैं सर अभी हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वीक है, अगर हम आगे लोन नहीं देंगे लोगों को या एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर तो हमारा बैंक बंद हो जाएगा। सो ये भी कर सकते हैं। तो भाई वो कहते हैं कि चलो आप अपनी पॉलिसी ऐसे सेट तो करो ना कि हमारी पॉलिसी के मुताबिक हो। अगर वो नहीं करते, पहले तो वो मोरली परसूट करते हैं, बताया अगर नहीं करेंगे तो क्या सेंट्रल बैंक जो कि फादर ऑफ ऑल बैंकिंग सिस्टम है, तो क्या जब वालिद साहब की बात नहीं मानेंगे तो वो फिर इज्जत अफजाई होगी कि नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, वो थोड़ी सी चपेट मारेंगे। दिस इज डायरेक्ट एक्शन। सेंट्रल बैंक कैन टेक एक्शन अगेंस्ट कमर्शियल बैंक्स इफ दे डू नॉट फॉलो पॉलिसीज ऑफ सेंट्रल बैंक। पहले उनको बिठाया, प्यार से समझाया, जब प्यार की बात ज़बान उनको समझ नहीं आई, फिर उन्होंने कहा ठीक है, लातों की बूथ। ओके, तो डायरेक्ट एक्शन में क्या होगा? डायरेक्ट एक्शन में सेंट्रल बैंक वाले सीधा ही एक्शन लेते हैं। और एक्शन क्या होगा? फाइन, पेनल्टी, रिफ्यूजिंग टू प्रोवाइड डिस्काउंटिंग सर्विस, इंक्रीज इन रेट्स फॉर अ स्पेसिफिक बैंक। कि भाई जो डिस्काउंट रेट था वो हम बढ़ा रहे हैं, अब हम डिस्काउंट रेट बढ़ा रहे हैं, डिस्काउंट रेट को कम कर रहे हैं, ये इस तरह की बातें होंगी फिर। ओके, प्रूडेंशियल, इसको मैं बताता हूं। प्रूडेंशियल कंट्रोल, सेंट्रल बैंक इन इशू प्रूडेंशियल रेगुलेशन टू कंट्रोल। प्रूडेंशियल मींस के पहले से ही वो एहतियाती कुछ काम करेंगे, यानी जैसे उन्होंने मनी सप्लाई के बारे में हमने पढ़ा कि सेंट्रल बैंक ही सोल सप्लायर ऑफ करेंसी है, सोल सप्लायर ऑफ करेंसी। ये प्रूडेंशियल कंट्रोल है। अगर आप बैंक्स को भी, बाकी बैंक्स को भी इजाजत दे देते हो कि आप अपनी मर्जी से मनी सप्लाई कर सकते हो, यानी आप भी अपनी मर्जी से नोट छाप सकते हो, तो फिर हर बैंक जो है वो अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का जो है वो नोट छापेगा। तो ये हमने इजाजत किसी को नहीं दी। अगर ये इजाजत मिल गई तो फिर तो रंग बिरंगे नोट होंगे, जिसको भाई जो कलर पसंद है उस कलर का नोट होगा। तस्वीर भी अपने लीडर की होगी। चले छोड़े। स्पेशल डिपॉजिट, स्पेशल डिपॉजिट। अच्छा, तो इस वजह से जो है उन्होंने कहा कि सेंट्रल बैंक ही सिर्फ और सिर्फ नए नोट छापेगा। इसको कहते हैं प्रूडेंशियल रेगुलेशन के पहले से उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है कि ये फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। स्पेशल डिपॉजिट, सेंट्रल बैंक ऑफर्स a higher rate of interest if commercial bank maintain a special deposit with central bank on short term basis। अच्छा, इसको समझे।
एक्सेसिव पैसा जो है ना, बहुत ज्यादा पैसा, एक्सेसिव पैसा बैंक अगर अपने पास रखता है यानी या लोगों को प्रोवाइड करता है, तो इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान यह होगा कि जब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इससे क्या होता है? इट कॉजेस इन्फ्लेशन, जो कि बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि प्राइस लेवल का वॉन्स बढ़ जाना, वापस कम होने का वो नाम नहीं लेता फिर। इसलिए सेंट्रल बैंक वाले पहले क्या देते हैं उन्हें कि भाई अगर किसी के पास एक्सेसिव मनी है तो ऐसा करें, वो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो फायदा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में बैंक कभी अपने पास पैसा नहीं रखता, जाया हो जाता है पैसा पड़े पड़े। शॉर्ट टर्म में अगर ये सेंट्रल बैंक के पास रखवाता है, इज अ स्पेशल डिपॉजिट, इसका नाम ही स्पेशल डिपॉजिट है कि कमर्शियल बैंक वाले सेंट्रल बैंक में अपना पैसा रखवा रहे हैं, तो हम इसके बदले इनको अच्छा इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। ये इंटरेस्ट इसलिए क्यों पे किया जा रहा है? ताकि लोग क्या करें, हमारे पास पैसे रखवाएं, और पैसा हमारे पास है, हम अपनी मर्जी से जो है इस पैसे को मार्केट में चाहें तो आगे दे दें, चाहे तो क्या करें, इसको रख ले अपने पास। यानी हम अपनी मर्जी के मुताबिक मनी सप्लाई के डिसीजन कर सकें कि मनी सप्लाई का क्या करना है, हमने बढ़ाना है, कम करना है। तो आपको पता है वो इनके पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि कौन सी पॉलिसी होगी जिससे वो बाकी चीजें को खरीद भी सकते हैं, यानी इकोनॉमी में पैसा जा भी सकता है और इकोनॉमी से पैसा वो निकलवा भी सकते हैं, यानी ये भी हो सकता है कि वो यूज इसका कम हो। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे टूल्स मॉनेटरी पॉलिसी के। टोटल 9 टूल्स हैं: ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, डिस्काउंट रेट पॉलिसी, क्रेडिट रेशनिंग, उसके बाद है मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल परsuasion, डायरेक्ट एक्शन, स्पेशल डिपॉजिट एंड प्रूडेंशियल कंट्रोल। कंट्रोल के बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, जैसे मैंने बताया था, उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। और ये भी कहा था अल्लाह करे ऑब्जेक्टिव्स वही हो जो हमारे चैप्टर नंबर 13 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 था। तो देखिएगा इकोनॉमिक ग्रोथ, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये वही है। फुल एम्प्लॉयमेंट, ये भी वही है, इधर भी वही है। ये लो इन्फ्लेशन, देखिए उसमें लिखा हुआ था प्राइस स्टेबिलिटी, शायद ब्रैकेट में लिखा हुआ था लो इन्फ्लेशन, एग्जैक्टली ये भी वही है। उसमें नंबर 4 पे लिखा हुआ था एक्सचेंज रेट, सॉरी इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। 500 पे था इक्विलिब्रियम इन फिस्कल बजट। बैलेंस ऑफ पेमेंट और फिस्कल बजट का ताल्लुक गवर्नमेंट से है। क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट, किसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फिस्कल बजट वो हम कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर 14 में, पब्लिक फाइनेंस वाले में। पब्लिक फाइनेंस वाला गवर्नमेंट का ही था। तो बताए शाबाश, ये तो सेंट्रल बैंक है, क्या यहां पे फिस्कल बजट आना चाहिए? क्या यहां पे बैलेंस ऑफ पेमेंट आना चाहिए? ये दो यहां पे नहीं आएंगे, ये दो यहां पे नहीं आएंगे। इधर आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट की जगह पे करंट अकाउंट डेफिसिट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमने आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट अगला जो हमारा चैप्टर है वो है ही करंट अकाउंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट है और करंट अकाउंट दोनों वो इसमें पढ़ेंगे। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी क्या, सेंट्रल बैंक में इंश्योर स्टेबल एक्सचेंज रेट सो दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट एडवर्सली अफेक्टेड। ये कैसे होगा, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और क्रेडिट कंट्रोल, एक्सरसाइज कंट्रोल और इश्यूएंस ऑफ क्रेडिट थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, यानी अभी जो हमने पॉलिसी पढ़ी वो ये पॉलिसी थी, इसके जरिए हम क्रेडिट को कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल से मुराद ये है कि हम लोगों को जो लोन दे रहे हैं इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मनी सप्लाई को हम कंट्रोल कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी तकरीबन सेम है। डिफरेंस किस चीज का है कि यहां पे उधर आया था इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इक्विलिब्रियम इन फिस्कल बजट, इधर वो क्यों नहीं है? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट और फिस्कल बजट ये दोनों खास गवर्नमेंट के लिए हैं, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये क्रेडिट कंट्रोल, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी हो गए। अच्छा, अब नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स, तो ये सुनने
अच्छा इधर मैं लिख रहा हूं वेज रेट, वेज रेट और ये अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर वेज रेट यानी लोगों की तनख्वाहें कम हो तो क्या वो जॉब करेंगे? नहीं करते, यानी क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना हो, गवर्नमेंट का और फिस्कल पॉलिसी का और मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव यही होता है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना हो यानी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना हो, मुझे क्या करना पड़ेगा? वेज रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जब ज्यादा पैसे लोगों को मिलेंगे, बताएं फिर वो जॉब करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल जरूर करेंगे। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी? अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। सो अगर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना हो तो वेज रेट को बढ़ाना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना हो तो वेज रेट को बढ़ाना पड़ेगा। यानी यूं कुछ इस तरह जो है इसका कर बनेगा, इसका ये कुछ बनेगा। देखें अगर फॉर एग्जाम्पल वेज रेट इस वक्त ये है, तो वेज रेट तो बहुत कम है ना, तो जब वेज रेट कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट देखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा है, यहां तक अनएम्प्लॉयमेंट है, यहां से यहां तक अनएम्प्लॉयमेंट है, ये वेज रेट है। अगर मैं वेज रेट बढ़ा दूं तो अनएम्प्लॉयमेंट देखिएगा कम होगी कि नहीं? जब मैंने वेज रेट को इंक्रीज किया तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई। वेज रेट को मैं इंक्रीज करता हूं, मुझे एक बात बताइएगा कि क्या इस इंक्रीज्ड वेज रेट पे, वेज रेट क्या होता है? खर्चा होता है कि नहीं होता? वेज रेट इज अ कॉस्ट, ये वेज रेट ये वो खर्चा है जो फर्म ने पे करना है। जो किसने पे करना? फर्म ने पे करना है। किसको? ये फर्म पे करती है टू इंडिविजुअल लेबर। याद होगा आपको, हमने उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी पढ़ा था कि इंडिविजुअल यानी हाउस होल्ड प्रोवाइड करती है लेबर फॉर फर्म्स, तो यहां पे जाके प्रोडक्शन करते हैं, एंड रिटर्न्स ये फर्म क्या कर रही होती है? इनको बदले में पैसे पे करती है, इनको रिवॉर्ड्स दे मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इनकम। तो ये इनकी इनकम है। बताएं शाबाश, एक की इनकम, एक बंदी की इनकम, दूसरे का क्या होता है? खर्चा, खर्चा। बताएं शाबाश क्या होगा? इंडिविजुअल के लिए तो ये इनकम है, फर्म का क्या होगा? ये एक्सपेंडिचर या जिसको आप कॉस्ट का नाम देते हैं। बताएं अगर मैं वेज रेट को इंक्रीज करूंगा तो बताएं शाबाश ये कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा तो प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्शन कम नहीं करता क्या? तो सप्लाई कम नहीं होगा क्या? तो क्या हमें इनकी जरूरत है? अभी नहीं जरूरत। तो क्या हम इन लेबर को निकाल ना दें, लेबर की छुट्टी कराएंगे तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट फिर बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज्ड वेज रेट, इंक्रीज्ड वेज रेट पे एग्जिस्टिंग फर्म्स एग्जिस्टिंग लेबर को हायर वेजेस पे नहीं कर सकती। तो क्या कहती हैं वो? कि आप लोग छुट्टी करें, हम आपको इतनी ज्यादा तनख्वाहें पे नहीं कर सकते। बताएं, आपने वेज रेट को तो बढ़ा दिया, वेज रेट को तो बढ़ा दिया अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए, लेकिन बताएं साबिश क्या हुआ? उसकी वजह से, वेज रेट इंक्रीज की वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई, क्योंकि प्राइस लेवल भी तो बढ़ेगा ना, इनकी कॉस्ट बढ़ेगी। अगर तो वो कॉस्ट को जो है उसमें प्राइस में ऐड कर दें तो एक तो इन्फ्लेशन हो जाएगी और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ जाएगी। तो ये है क्या? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। If there is an inverse relation between inflation and unemployment, यानी वेज रेट इज इन्फ्लेशन,
देयरफॉर इफ सेंट्रल बैंक इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए अगर एग्रीगेट डिमांड को वो इंक्रीज करती है, इट विल रिजल्ट इन इन्फ्लेशन। एक ही है। नंबर 2, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस क्रेडिट कंट्रोल। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस क्रेडिट कंट्रोल। इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? एग्रीगेट डिमांड या जीडीपी को बढ़ा के। सर वो कैसे पॉसिबल है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इनमें से किसी भी कंपोनेंट को इंक्रीज करें तो वो एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। अच्छा, अब क्रेडिट कंट्रोल है। क्या है? क्रेडिट कंट्रोल। हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी हो, स्पेंडिंग भी हो, हम मनी सप्लाई को भी इंक्रीज करें, मनी सप्लाई को भी इंक्रीज करें, क्योंकि मनी सप्लाई जब ज्यादा तो सी ज्यादा, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा, तो मनी सप्लाई ज्यादा। बताएं, हम हर एक को जो है वो लोन भी दे रहे हैं, क्या ऐसे नहीं हो सकता कुछ लोग जो है वो लोन रीपे करें और कुछ लोग ना करें, भाग जाएं, यानी जिसको आप अकाउंटिंग में नाम देते हो बैड डेट, तो ये क्या हो जाएगा? बैड डेट हो जाएगा हमारा। तो जो हमारा बैड डेट हो गया वो हमें नहीं मिलेगा। बताएं साबस, क्या हम एक्सेसिव लोन दे सकते हैं? नहीं। अगर आपने क्रेडिट को कंट्रोल करना हो तो आपको लोन कम से कम देना पड़ेगा। तो जब लोन की अमाउंट कम हो जाएगी, आपका मनी सप्लाई कम हो जाएगा। तो जब मनी सप्लाई कम होगा, ऑटोमेटिकली कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो किसी भी कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड को कम करेंगे, उससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। आप तो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते थे, एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो कहां से इकोनॉमी ग्रो करेगी आपकी? सो हमने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना था, क्रेडिट कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रेडिट को कंट्रोल करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो ये इन दोनों में भी क्या है? लड़ाई है। फिर यहां पे भी प्रॉब्लम है, ये काम भी नहीं कर सकते। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। अच्छा, हर एक में नहीं है ये मसला, हर एक में नहीं हो सकता है, किसी दो में ना हो, लेकिन ये दो तो है ना। नंबर 3 एक और भी देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी देखिएगा, जैसे हम एग्रीगेट डिमांड को, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाहते हैं। यह तो याद हो गया होगा कैसे बढ़ाते हैं किसी भी कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा के। अच्छा, दूसरी तरफ है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। तो एक्सचेंज रेट से मुराद यह है कि बाहर के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रही होती है, हम अब चाहते हैं एग्रीगेट डिमांड ज्यादा। एग्रीगेट डिमांड कैसे ज्यादा होगा? जब एक्सपोर्ट्स क्या है? ज्यादा, और इंपोर्ट कम होगी। इंपोर्ट कम, ये एक्सपोर्ट ज्यादा से मुराद यह है कि जब बाहर ज्यादा चीजें बेचेंगे तो मुल्क में पैसा ज्यादा आएगा। तो जब हम चीजें इंपोर्ट करेंगे तो ज्यादा पैसा जाएगा। तो जब आ ज्यादा होगा, जा कम होगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा पैसे आएंगे। तो जब ज्यादा पैसे आए तो एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि $1 जो पहले 300 का था पाकिस्तानी रुपीस, अगर ये $1 में कर ₹400, तो मुझे बताइएगा कि अब $1 के जब आएगा, पाकिस्तान में $1 जब आएगा तो मुझे उस डॉलर के अगेंस्ट कितने पैसे मिलेंगे? अब 400 मिलेंगे। पहले कितने मिलने थे? 300। इसको कहा जाता है डेप्रिसिएशन इन एक्सचेंज रेट। क्या? एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन। इसका नाम क्या है? एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी लोकल करेंसी को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, अपनी लोकल करेंसी की वैल्यू को कम करना पड़ेगा डॉलर के मुकाबले में। डॉलर के मुकाबले में अब पैसे की वैल्यू मजीद कम होगी। तो इस तरह मुझे $1 के अगेंस्ट ₹400 आएंगे, तो ज्यादा आएंगे। अच्छा, जब एक के बदले 300 मिलने थे, 300 के बजाय अब 400 मिल रहे हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें बेचूंगा क्या नहीं? हाँ, बाहर की दुनिया को ज्यादा से ज्यादा चीजें बेचूंगा, तो यूं मेरी एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, इधर इस तरफ देखते हैं। पहले जब मैं $1 वाली चीज खरीदता था तो मैं पाकिस्तानी रुपीस 300 पे कर रहा था। अब जब वही $1 वाली चीज खरीद रहा हूं तो उसके लिए 400 पे करने पड़ेंगे।
पहले 300 पे करना पड़ रहा था, अब 400 पे करने पड़ेंगे। तो बताएं शाबाश, मेरे लिए तो चीज महंगी हो गई है। तो क्या महंगी चीज हम खरीदते हैं? लॉ ऑफ डिमांड कहता ना 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 ना, जब चीज महंगी हो गई है तो ना खरीदना, ना खरीदना। तो महंगी चीज नहीं खरीदते तो क्या हो जाएगा? जा कम हो जाएगा, यानी इंपोर्ट्स हमारी कम हो जाएगी। तो जो जब इंपोर्ट कम, एक्सपोर्ट्स ज्यादा, तो हमने क्या किया? एग्रीगेट डिमांड को तो बढ़ाया, एग्रीगेट डिमांड को तो बढ़ाया, लेकिन बताया अपनी करेंसी के साथ क्या किया हमने? करेंसी तो बढ़ गई ना फिर हमारी। तो ये करेंसी का कम होना, दिस इज व्हाट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी अब नहीं रहेगी, अब एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। To boost economic growth, central bank may decide to depreciate local currency to increase its exports and to achieve economic growth. However, such act would cause instability in exchange rate. अब वही एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी जो आप चाहते थे, अब वो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। बताएं शाबाश, ये भी ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। अब इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स में कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं? तो दिस इज व्हाट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। पॉज कीजिएगा सर जी। तो ये थे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स। हमने ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ लिए, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स। अब नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन मेरा ख्याल है फिर अगर ये भी हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे तो लेक्चर की ड्यूरेशन काफ़ी बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक हम इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। लिमिटेशन फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? तो क्विकली देखते हैं एक दफ़ा हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, क्या था इस चैप्टर में और क्या पढ़ लिया हमने। सबसे पहले बच्चों हमने कमर्शियल बैंक्स को डिस्कस किया था। कमर्शियल बैंक में हमने फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का डेफिनेशन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को डिफ़ाइन किया, बैंक्स को डिफ़ाइन किया, प्लस उसकी 4 टाइप्स है, हमने वो चारों टाइप्स को डिस्कस किया, और प्लस फंक्शंस को भी हमने पढ़ा। वो भी फंक्शन भी थे कमर्शियल बैंक्स के। उसके बाद फिर सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक को डिफ़ाइन किया कौन से बैंक होते हैं, और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस भी थे, वो भी हमने। फंक्शन में कौन कौन सा था? सोर्स सप्लायर ऑफ करेंसी, और बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द बैंक्स, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट एक्सेट्रा, ये वाले फंक्शन थे इसके। फिर इस वाले लेक्चर में हमने मॉनेटरी पॉलिसी को डिफ़ाइन किया, बहुत आसान डेफिनेशन थी, वही जो फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन थी उससे मिलती जुलती डेफिनेशन। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी 2 तरह की होती है, एक्सपेंसरी मॉनेटरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। टूल्स थे, टोटल 9 टूल्स हैं। कौन से? 4 क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और 5 क्वालिटेटिव में थे, लेकिन आपने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को याद नहीं करना। जिसमें ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रिक्वायरमेंट, डिस्काउंट रेट या बैंक रेट पॉलिसी, और क्रेडिट रेशनिंग। उसके बाद फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल परsuasion, डायरेक्ट एक्शंस, प्रूडेंशियल कंट्रोल, और एक और भी था। उसके बाद फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स ये डिस्कस किया। यहाँ तक कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो हमारा आखिरी इसमें लिमिटेशंस और रोल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये बस आपने सिर्फ इसको जस्ट रीड करना है और इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो लिमिटेशंस रह गए, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है? तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे।